पेज नंबर 126 एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। If a line intersects AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC. If a line intersects AB and AC of a triangle ABC, तो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ट्राइंगल दे रखा है ABC। If a line intersects AB and AC, intersects AB and AC of triangle ABC at D and E respectively, तो एक लाइन है जो ट्राइंगल ABC की साइड AB को और AC को इसको पॉइंट D पर और पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू BC। और ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AD अपॉन AB, पहले तो लिख लीजिए गिवन क्या है, गिवन DE इज पैरेलल टू BC। तो एक तो ये दे रखा है कि जो DE है ये BC के पैरेलल है, ये दे रखा है, और प्रूव क्या करना है, to prove AD upon AB is equal to AE upon AC। AD upon AB ऑनलाइन वाले 1 मिनट वेट करें, जरा लाइट गई है। क्लास लाइट में मेहनती से पढ़ेंगे। बस टेक्नोलॉजी आ गई कैंडल की जगह। पानी
हाँ जी, तो देखिएगा इसमें तो वापस नहीं आना। उन्होंने कहा कि हमको प्रूव क्या करना है, ये दे रखा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, तो प्रूव करना है हमको AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये चीज़ प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा, आप सबसे पहले ये लिखिएगा यहाँ पर, ट्रायंगल ABC triangle ABC, DE is parallel to BC. In triangle ABC, DE is parallel to BC. So, by in triangle ABC, DE is parallel to BC. DE parallel to BC. So by basic proportionality theorem, क्या हो जाएगा, ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है किसी भी ट्रायंगल में। अगर मान लीजिए एक साइड है, ये है DE और ये DE BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा था। अब मुझे ये तो प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है AD अपॉन AB हो, क्या AD अपॉन DB है ना, और ये पहला वाला AE और फिर नीचे वाला पोर्शन EC। मेरे को याद था BD का AD अपॉन AB होगा। नहीं, वो तो हमें प्रूव करना है, वो तो हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन पूरी वाली साइड AB इज इक्वल टू AE अपॉन पूरी वाली साइड AC, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन BPT ये होगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि अब ये जो प्रूव करना है वो क्या है, हमको एक पूरी लंबी साइड लेकर चलनी होगी। जैसे ये पूरी बड़ी साइड क्या है, AB है, और इधर की पूरी बड़ी साइड क्या है, AC है। तो आप ये देखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में जब बड़ी वाली साइड हमको चाहिए होती है, तो बड़ी वाली साइड बनती कैसे है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए क्या बन रहा है, AD और DB। अगर मैं AD प्लस DB कर दूँ तो पूरी लंबी साइड बन जाएगी, क्या कहते हैं उसको, AB, ठीक है। इसी तरह से ये AE और EC, अगर AE प्लस EC अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो भी पूरी लंबी साइड बन जाएगी AC, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, हमें हमेशा ये करना होगा कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा आएगा कि हमको रेशो में एक लंबी वाली साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब हमें क्या करना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाकर दोनों तरफ 1 ऐड करना होगा, दोनों तरफ 1 ऐड करना होगा। लेकिन उसको करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लंबी वाली साइड क्या है, AB, और इधर लंबी वाली साइड क्या है, AC। तो लंबी वाली साइड है AB और AC। लंबी वाली साइड के अलावा मुझे छोटी वाली साइड कौन सी चाहिए, मुझे ये AD चाहिए या DB चाहिए। प्रूफ में देखो क्या, लंबी वाली साइड तो AB है, तो AB के अलावा मुझे AD चाहिए या DB चाहिए, AD चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लंबी साइड के अलावा जो वाली साइड हमको चाहिए ना, उसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो मुझे AD चाहिए, तो मैं AD को डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा। यहाँ पर BPT में मैं AD को डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा, ये रूल है, ये याद रखें, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जो जब भी कभी हमसे बोला जाएगा किसी भी ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे आप, और जब भी हमसे ये बोला जाएगा कि रेशो इक्वल प्रूव करना है, तो रेशो इक्वल प्रूव करते टाइम जब हमसे ये कहा जाएगा कि भाई पूरी लंबी साइड चाहिए एक तरफ, इधर पूरी लंबी साइड क्या है, AB, इधर पूरी लंबी साइड क्या है, AC। तो जब भी मुझे पूरी लंबी साइड चाहिए तो इसका मतलब मुझे दोनों तरफ 1 ऐड करना पड़ेगा। तो पहला रूल तो ये है। लेकिन उसके अलावा मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि मुझे लंबी साइड के अलावा कौन सी साइड दे रखी है, वो जो लंबी साइड के अलावा वाली साइड है वो डिनोमिनेटर में रखनी पड़ेगी, समझ गए, वो हमको डिनोमिनेटर में रखनी पड़ेगी। तो अब आप ये देखो कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो लंबी साइड के अलावा वाली साइड कौन सी है, AD है, तो मुझे AD को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है।
इसको देखिएगा, आप कहें टेकिंग और डिनोमिनेटर में रखना बेहद आसान है। क्या करना होगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो बस, और टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, dB अपॉन ए डी आर। भाई क्या हो गया, पता नहीं क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम तुम्हें तीनों चारों को होती है बस, चौथा तो है नहीं यार, इधर बैठ गया, शायद समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ बहुत अच्छी और ये कुछ भी बोलने पर जवाब देना, ये भी मतलब बकवास पर्सनैलिटी का एक, समझ रहे हैं क्या ये, dB अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। तो हमने डिनोमिनेटर में इधर ए डी लिया और इधर ए ई लिया, तो ये जानबूझ कर लिया है, हमें लंबी वाली साइड के अलावा जो साइड चाहिए होती है वो डिनोमिनेटर में लेनी होती है। तो ए डी को मैंने लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ले लिया और ए ई को राइट साइड में डिनोमिनेटर में ले लिया। ये करने के बाद कुछ नहीं सोचना, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो हमें दो काम करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ पर लंबी वाली साइड दे रखी होती है तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, लंबी के अलावा वाली साइड को डिनोमिनेटर में लेकर आओ और फिर आँख बंद करके दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया, अब ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो dB अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब जब 1 ऐड करा है तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1/1। इधर भी 1 ऐड करा है तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1/1। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ए डी इंटू 1 क्या हो गया, ए डी। एलसीएम लेंगे इधर तो ए डी इंटू 1 क्या हो गया, ए डी, फिर 1 हो जाएगा डी बी में मल्टीप्लाई और ए डी हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई। ऐसे इधर जब एलसीएम लेंगे तो ए ई इंटू 1 क्या हो गया, ए ई, 1 हो जाएगा ए सी में मल्टीप्लाई और ये 1 हो जाएगा ए ई में मल्टीप्लाई। समझ गए, दोनों तरफ 1 ऐड करके एलसीएम लेकर ऐड करा। अच्छा, डी बी प्लस ए डी क्या बन जाएगा, देखिए डी बी प्लस ए डी, ये बन गया पूरी लंबी साइड ए बी अपॉन ए डी, और ई सी प्लस ए ई क्या हो गया, ई सी प्लस ए ई, ये पूरी लंबी साइड बन गया ए सी, न्यूमरेटर में आ गया ए सी अपॉन ए ई, ये हो गया। तो मुझे मिल गया जो मुझे प्रूव करना था, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं मिला जैसा चाहिए था। यहाँ है ए डी अपॉन ए बी, लेकिन यहाँ मिल रहा है ए बी अपॉन ए डी, रेसिप्रोकल ले लो। इधर ए सी अपॉन ए ई है, लेकिन मुझे चाहिए ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। Taking reciprocal on both sides. So AD upon AB is equal to AE upon AC. यही चीज हमको प्रूव करनी है। ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, समझ गए। ठीक है, अच्छा, फिर हमने पीपीटी प्रूव करा था, तभी हम ये चीज़ प्रूव कर रहे थे, लेकिन उसको तब मैं एरिया लेके सब कुछ करा था। वहाँ पर तो हमने ये चीज़ प्रूव करी थी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। वहाँ पर तो ये चीज़ प्रूव करी थी। अब यूजिंग दिस मैं कुछ भी प्रूव करूँगा, तो ये चीज़ हमने वहाँ पर प्रूव करी थी, थ्योरम प्रूव करी थी, अपना थ्योरम को यूज़ करूँगा क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एंड एफ
are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. See figure 6.14. तो हमको फिगर दे रखी है. ABCD. और EF. इसमें क्या बोला है इन्होंने? ABCD is a trapezium in which with AB is parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively. E और F पहले इन्होंने बताया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, फिगर दे रखी है. उन्होंने बोला कि ये जो AB है ये DC के पैरेलल है, ये दे रखा है. तो यहाँ लिखिएगा V1 AB is parallel to DC, ये दे रखा है. उसके बाद इन्होंने कहा कि E and F are points on the non-parallel sides AD and BC respectively. कि AD पर और BC पर एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है F such that EF is parallel to AB. EF दे रखा है कि ये AB के पैरेलल है. Therefore, EF is parallel to AB is parallel to DC. समझ गए? जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो EF AB और DC तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो गए. ये तो समझ में आ गया होगा. हाँ, उसके बाद मुझे क्या करना है? EF is parallel to AB is parallel to DC, ये हो गया. और ये बोल रहे हैं कि हमको इसमें प्रूव करना है, शो दैट AE अपॉन ED, मुझे ये प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. AE upon ED is equal to BF upon FC. अब आप क्या करें? इसका जो सॉल्यूशन है इसमें हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन. याद रहे तो हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ये है ट्राइंगल्स. तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम का तो कोई फंडा लगेगा नहीं. तो हमको क्या करना होगा कि ट्रेपेजियम दे रखा हो, रेक्टेंगल दे रखा हो, कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे फिगर जिसकी 4 साइड हो, है ना, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. तो उसको हमें क्या करना होगा? उसको हमें 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना होगा. तो 2 ट्राइंगल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? इसको A को C से जॉइन कर दो, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे. एक ट्राइंगल इधर, एक इधर. या आप कहें मैं तो A से C को नहीं करूँगा, मैं तो B से D को करूँगा, तो B और D को जॉइन कर दो. तो कोई भी एक डायग्राम बना दो तो क्या होगा? आपका जो 4 साइडेड फिगर है वो 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप यहाँ क्या करें? जॉइन AC. और जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं. जॉइन AC. और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया O. इस पॉइंट को O बोलते हैं. ठीक है. अब आपको यहाँ पर 2 अलग अलग ट्राइंगल्स मिल गए और ट्राइंगल्स मिलने के साथ साथ आपको उस ट्राइंगल के अंदर 2 पैरेलल लाइंस भी मिल गई. कैसे? जब ये EF पूरा का पूरा जब DC के पैरेलल है तो अगर मैं ट्राइंगल ADC की बात करूँ तो उसमें ये जो EO साइड है और ये जो DC है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी. EO और DC ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी. समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल ADC को लेकर चलते हैं. इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, तो ट्राइंगल ADC में EO इज पैरेलल टू DC. 1 मिनट वेट करिएगा भाई.
triangle ABC EO is parallel to DC. EO is parallel to DC because यहाँ पर लिखेंगे कि EF is parallel to DC. भाई जब ये पूरी साइड EF जो है यही DC के पैरेलल है तो उसका मतलब ये छोटी सी साइड EO तो DC के पैरेलल होगी ही होगी. ठीक, ये करने के बाद में हम लिखेंगे भाई THALE थेल्स थ्योरम. ये थेल्स थ्योरम कोई नई थ्योरम नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम. ठीक है, तो हम क्वेश्चंस में एक बार लिखेंगे, कई बार लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कई बार लिखेंगे थेल्स थ्योरम, ताकि हमें प्रैक्टिस कर करके याद हो जाए कि दोनों थ्योरम अलग अलग नहीं है, एक ही. ठीक है, तो भाई थेल्स थ्योरम जब देखो ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर EO DC के पैरेलल है तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC. AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. चलिए जी, ये कर दिया. इसके बाद देखिएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC हो गया. अब मैंने देखा कि एक ट्राइंगल तो इस तरफ बन गया, ये वाला है ना, डायगोनल के इस तरफ, और एक ट्राइंगल बन गया इस तरफ. तो जो इस तरफ ट्राइंगल बना है इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? OF और AB. ठीक है, क्योंकि AB, EF और DC तीनों की तीनों पैरेलल हैं. तो इधर वाले ट्राइंगल में तो EO और DC पैरेलल साइड नज़र आ रही थी, और इधर वाले ट्राइंगल में OF और AB नज़र आता है. तो मैं ट्राइंगल बोलूँगा इन ट्राइंगल CBA. आप लिखें इन ट्राइंगल CBA इसमें OF is parallel to AB. OF is parallel to AB और रीजन में लिखना since EF is parallel to AB. Since EF is parallel to AB, क्योंकि EF ये पूरी लंबी साइड AB के पैरेलल है तो उसकी छोटा सा जो हिस्सा है OF वो तो AB के पैरेलल हो गई. Since EF is parallel to AB. अच्छा, ये करने के बाद में फिर वही बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम CO अपॉन OA CO अपॉन OA इज इक्वल टू CF अपॉन FB. CF अपॉन FB. अब आप ये देखो, मेरे को यहाँ पर ये जो CO और OA है ऐसा ही कुछ इक्वेशन 1 में दिखाई दे रहा है AO और OC. तो ये जो CO है इसको पलट कर लिख दो OC, और ये जो OA है इसको पलट कर लिख दो AO. ठीक है, और ये करने के बाद में फिर जो ये CF है इसको लिख दो FC, और ये जो FB है इसको लिख दो BF. और अगर AO अपॉन OC मिल जाए इस वाली इक्वेशन में तो मैं दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ. तो AO अपॉन OC कैसे मिलेगा? इसका रेसिप्रोकल लेकर. तो रेसिप्रोकल एक तरफ तो देते नहीं, पूरी साइड देते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. हाँ, दोनों का एक साथ रेसिप्रोकल ले लिया और AO अपॉन OC को दोनों को कट कर दिया.
ठीक रहेगा? कहाँ पर दिखाओ? तो ये जो ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी, ये कैसे लिख लिया? बी एफ अपॉन एफ सी ए अपॉन ओ सी। हाँ ठीक तो है, पर इस तरह से ना कि ये चार साइड इक्वल लिखकर और दो साइड को काट देना, ऐसे मत लिखना, लिख देना इक्वेटिव वन एंड टू। ठीक है, करा ठीक है बिल्कुल, पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू हो गया बी एफ अपॉन एफ सी, इक्वेशन इक्वल टू। तो अब आप ये देखिएगा कि इधर है ए ओ अपॉन ओ सी इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 1 में भी ए ओ अपॉन ओ सी। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2 या कंपेयरिंग 1 and 2, कुछ भी लिख दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी। कंपेयर करने का मतलब जब ए ई अपॉन ई डी ये भी ए ओ अपॉन उसी के इक्वल, और बी एफ अपॉन एफ सी ये भी ए ओ अपॉन उसी के इक्वल, तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। और यही हमको इसमें प्रूव करना था कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 2 के बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, बता दो भाई। आदित्य, आकाश, आकाश क्लियर है? प्रिया, विधि, आदित्य, चलिए ठीक है। सर ऐसा ठीक है? दिखाओ। ट्राइंगल ए डी सी में लगाया सबसे पहले, ए अपॉन ई डी ए अपॉन ए सी, फिर ट्राइंगल ए बी सी में लगाया, ट्राइंगल ए बी सी में लगाया, और ये बी एफ अपॉन एफ सी। यहाँ तुमने रेसिप्रोकल एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में इसमें भी हमको फिगर पहले से ही दे रखी है। इन फिगर 6.16 पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इधर एंगल का ये आर्क लगाया और इधर आर्क लगाया, इसका मतलब ही ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हालांकि इन्होंने दे भी रखा है, ये लिखा हुआ भी है। इसमें क्या दिया है कि पी एस अपॉन एस क्यू पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दे रखा है, एंड एंगल पी एस टी एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दे रखा है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू प्रूव
triangle PQR is an isosceles triangle. ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमको ये प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने का क्या तरीका है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की या तो क्या होगा कि दो तो साइड इक्वल होगी और दो एंगल इक्वल होंगे, तो आप या तो उसके दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो या दो साइड इक्वल हैं ये प्रूव कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो तो वो ट्राइंगल आपका पूरा का पूरा आइसोसेलेस कहलाएगा। सर तो इसमें अगर PS/SQ और PT/DR है तो ST इज पैरेलल टू QR, बिल्कुल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से PSG/SQR इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही समझ। चलिए जी अब जरा देखो इसमें क्या है कि हम ये कहेंगे PS/SQ इज इक्वल टू PT/DR, ये तो गिवन है। तो जब ये रेशो इक्वल दे रखा है तो रेशो इक्वल देने का मतलब क्या है कि भाई PS/SQ इज इक्वल टू PT/DR, ये इक्वल कब होता जब ST और QR ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती। तो पहले से ही रेशो इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब वो पैरेलल ही रही होंगी। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम ये कहेंगे बाई कन्वर्स ऑफ Thales theorem, by converse of Thales theorem, ST is parallel to QR। जब ST QR के पैरेलल हो गया तो यहाँ पर एक काम और करिए, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ दे रखा है। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू लिख लो x, ब्रैकेट में लिख लीजिए से, ये भी x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि ST is parallel to QR, it implies that angle PST is equal to angle PQR is equal to x। ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, रीजन में लिख देना। एंगल्स तो ये x है तो ये भी x हो गया और ये x और ये x ये पहले से इक्वल दे रखा था। तो इन ट्राइंगल PQR आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। Angle PQR is equal to angle PRQ. Therefore, triangle PQR is an isosceles triangle. ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था इसमें। सर मैं एंगल का x लिया इस वजह से ताकि आसानी हो, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये PQR है ये PR। कई बच्चे नहीं भी होते कंफ्यूज, ठीक है। x लेने से आसानी होती है। सही कन्वर्स के बिना भी हो सकता है। कैसे? सर ST पैरेलल हो जाता है QR के। ST पैरेलल हुआ है ना QR के, वो हुआ है कन्वर्स। इक्वल है। हाँ सर ST अगर जो एंगल आर इक्वल होंगे तो फिर ST पैरेलल हो जाएगा ST जो QR, कौन सा एंगल S और एंगल R तो पैरेलल कैसे, वो
आप गलत समझ रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ये जो ऐसे वाले एंगल होते हैं ना, ये वाले होते हैं इस तरह से, ये वाला एंगल ये इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो वो वैसा नहीं। अच्छा, एक्सरसाइज 6.2 में अगर आते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 में देखिएगा, 6.1 तो शुरू होती ही खत्म हो गई, बहुत आसान था। उसमें यही पूछ रहे थे ट्राइंगल में साइड कितनी होती है ना, और सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखना जरा से शुरुआत में दवाई तो देखना। तो 6.2 में देखिएगा, इन फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स दे रखे हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट अपने आप कर लेना, आसान है। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स दे रखे हैं। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट अपने आप करना आसान है। देखिएगा, सेवन 7.2 सेंटीमीटर ये हो गया, 5.4 सेंटीमीटर डी, और ए दे रखा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और इसमें सेकंड पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं कि आप बताइए एडी की लेंथ बताओ, एडी, और ये दे रखा है डी इज पैरेलल टू बीसी। Given DE is parallel to BC, so given DE is parallel to BC, so by Thales theorem, AD upon DB AD upon DB is equal to AE upon EC. AD अपॉन DB कितना 7.2 इज इक्वल टू AE कितना 1.8 और EC कितना 5.4। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। 18 1 18, 18 3 54, और ये कितना हो गया 3 2 6 और 7 - 6 कितना हो गया 1 1 2 12 3 4 12, तो 2.4 ये हो गया AD, और 2.4 1 2.4, तो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा।
समझ में आ गया ये वाला? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 में इन्होंने दे रखा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। E and F are points of the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. तो फर्स्ट पार्ट है PE is equal to 3.9 सेंटीमीटर, PE is equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ is equal to 3 सेंटीमीटर, EQ is equal to 3 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter, FR is equal to 2.4 centimeter. FR is equal to 2.4 centimeter. तो हमें बस ये देखना है कि हाँ, सर रेशियो इक्वल आएगा तो होगा। अगर रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हम देंगे पैरेलल है, इक्वल नहीं आएगा तो हम देंगे पैरेलल नहीं है। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि PE दे रखा है और EQ दे रखा है, तो PE अपॉन EQ PE अपॉन EQ निकाल लो, कितना हो गया 3.9 अपॉन 3, तो ये हो गया 1.3, और ऐसे ही निकाल लो PF अपॉन FR, तो PF अपॉन FR कितना हो गया 3.6 अपॉन 2.4, ये पॉइंट से पॉइंट गया तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 3 अपॉन 2 कितना हो गया 1.5, 1.5। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? अच्छा, फिगर तीनों ही केसेस में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में तीनों में ही फिगर सेम रहेगी, और ये कंडीशन हमको चेक करनी है तीनों केसेस में कि EF और QR ये पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे सिंस PE upon EQ is not equal to PF upon FR, not equal, that is converse of BPT is not getting verified. Is not getting verified. Therefore, EF is not parallel to QR. पैरेलल का साइन बनाकर उसको काट दो कि EF is not parallel to QR, कि EF QR के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है? PE is equal to 4 सेंटीमीटर,
इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, QE is equal to 4.5 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 सेंटीमीटर and RF is equal to 9 सेंटीमीटर। सर ये होगा पैटर्न, हाँ, पैटर्न होगा। अच्छा, RF is equal to 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एक तो PE दे रखा है और QE दे रखा है, तो इसका रेशियो निकालो आप। PE अपॉन QE बोलो या EQ बोलो, एक ही बात है। 4 अपॉन 4.5, ये पॉइंट गया तो ऊपर 0 आ गया, तो 5 8 सा 40 और 5 9 सा 45, ये हो गया 8 अपॉन 9, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये तो हो गया PE अपॉन EQ, इसके बाद PF अपॉन FR, तो 8 अपॉन 9, ये दोनों के दोनों इक्वल है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में दे रखा है PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PQ is equal to 1.28 सेंटीमीटर, PR is equal to 2.56 सेंटीमीटर, और PE is equal to 0.18 सेंटीमीटर, PR और PE 0.18 सेंटीमीटर, और PF is equal to 0.36, PF is equal to 0.36 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए PE और EQ चाहिए। तो देखिए PE तो है लेकिन EQ नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि PE प्लस EQ, अगर मैं PE और EQ दोनों को ऐड कर दूँ तो पूरी लेंथ क्या आ जाएगी? PQ। तो PE प्लस EQ इज इक्वल टू PQ। तो PE कितना हो गया? 0.18 प्लस EQ इज इक्वल टू 1.28। तो EQ इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18। तो यहाँ पर EQ की वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0 1, 1.10 आ गई, मतलब 1.1 बोल दो, 1.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास EQ की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से देखिए PF और FR, तो हमारे पास PF है और पूरी लंबी लेंथ PR है, तो हम क्या कहेंगे कि PF प्लस FR इज इक्वल टू PR। तो PF कितना हो गया? 0.36 प्लस FR इज इक्वल टू 2.56, ये हो गया। FR is equal to 2.56 minus 0.36, 6 minus 6 हो गया 0, 5 minus 3 हो गया 2 और 2 minus 0 हो गया 2। तो ये आ गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए PE अपॉन EQ, तो
PE कितना 0.18 और EQ कितना 1.1 है। यहाँ पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, यहाँ पॉइंट गया, ऊपर आ गया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 18/110 डिवाइड कर दो, 2 9 18 और 2 55 सा, ये आ गया 9/55 PE/EQ। इसी तरह से निकालिएगा PF/FR। तो PF कितना है? PF है 0.36 अपॉन FR कितना है 2.2। पॉइंट गया, ऊपर आया 10, इधर पॉइंट गया तो नीचे आया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36/220। ये 36/220 ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। हम वही बनेगा 36 और 55, दोनों वैल्यू 9/55 9/55 आ गई। Therefore EF is parallel to QR। लिख देंगे by converse of BPT, EF is parallel to QR। ठीक है, इतना ही करिए। आगे के क्वेश्चंस देख लेना, अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं तो मैं करवाऊंगा आगे के क्वेश्चंस।